हेलो स्टूडेंट्स, हम पॉलिटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, या तीसरी अनुसूची में, या चौथी अनुसूची में। तो इसका हमारा ऑप्शन पहला सही है। पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। इसमें नए राज्य बनाना और 2 राज्यों का विलय करना या सीमाओं में बदलाव करना और उनके राज्यों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार और राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, जो अनुसूची पहली में है और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? इसका ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 17 के, या अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 21। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं का उल्लेख है, जैसे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसके ही अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता आती है। दूसरा है सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरी है संघ बनाने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है भारत में पूरे क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार। पांचवी स्वतंत्रता है भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। छठी स्वतंत्रता है आजीविका के लिए कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है? तो ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 67, या अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 60, या अनुच्छेद 77। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो अनुच्छेद 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित कर दिया गया हो और उसका अनुसमर्थन लोकसभा में मिल गया हो। तो यह महाभियोग की आवश्यकता, और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक साधारण बहुमत के आधार पर उसको हटाया जा सकता है, और यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं, नए राज्यों का गठन, या संसद के सदस्यों के वेतन या भत्ते, तीसरा उपराष्ट्रपति के भत्ते, चौथा अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद द्वारा संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, या उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। केवल कुछ संवैधानिक उपबंधों, जैसे 7वीं अनुसूची के अंतर्गत और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध का संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उनका अनुसमर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, या अनुच्छेद 18, या अनुच्छेद 32। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 18, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 3 में ये वर्णन है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों के
उन्मूलन यानी प्रतिबंध से संबंधित है। यह अनुच्छेद वर्णन करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि धारण नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 348। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 75, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह वर्णित है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 350। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है। तो इसका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्याख्या करता है, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद न केवल प्रशासनिक कार्यवाही बल्कि वैधानिक कार्यवाही से भी जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। यही अधिकार देश के नागरिकों सहित जो देश के नागरिक नहीं उन्हें भी प्राप्त है, यानी विदेशों को भी है। अनुच्छेद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या संसद को चलाने के नियम को, या नए राज्यों के गठन का, या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग? तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन पहला सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संवैधानिक उपबंध उन्हें जिन्हें विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है में शामिल है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये विशेष बहुमत पर आधारित है जिनमें संशोधन किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या भोजन का अधिकार। तो ऑप्शन हमारा चौथा सही है, भोजन का अधिकार, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा। मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है। आजीविका, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल है। और अनुच्छेद 21A में जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 256। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही, अनुच्छेद 32। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और जिसके बिना संविधान पूरा नहीं होगा। मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का मौलिक आधार स्वयं भी एक मौलिक अधिकार है। 32 एक मौलिक अधिकार है और सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है और कोई देश का नागरिक अपने किसी भी मौलिक अधिकार के हनन के आधार पर सीधे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बात दायर कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का यह कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 या
इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2, केवल 1 2, केवल 1 2 3। तो ये सभी तीनों जो हैं आपातकाल से संबंधित है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा को देखते हुए। और दूसरा अनुच्छेद 356 ये किसी राज्य या देश के किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जाता है जब शासन वहाँ की क्षेत्रीय सरकार प्रशासन या शासन चलाने में असमर्थ हो। और तीसरा 360 ये जब वित्तीय संकट आता है तब लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इन 250 सदस्यों में से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? इसका ऑप्शन है 230, 236, 238 या 242। तो इसका ऑप्शन हमारा 238 है। 238 जो सदस्य होते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 368। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 356। जब राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के आधार पर आपातकाल घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। और ये सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देगा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन दिए गए 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भाग 9 जोड़ा गया था और इनको 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक संस्था का दर्जा मिल गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? ऑप्शन दिए गए भारत के वित्त मंत्री को, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को, या भारत के राष्ट्रपति को, या भारत के रक्षा मंत्री को। तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने की आशंका हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची तथा डैश। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं वर्तमान में, और राज्य सूची में 61 और संघ सूची में 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो एक भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए गए हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? इसको ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 256। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 110 दूसरा ऑप्शन सही है। वित्त विधेयक का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? तो ऑप्शन दिए गए हैं 10, 8,
6 या 12? तो मूल संविधान में यानी जब संविधान लागू किया गया था तब 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में अब 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? मतलब निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 15, भाग 5, भाग 20, भाग 10। तो इसका ऑप्शन हमारा पहला सही है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है। मुख्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य अवधि होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले हो जाए। इसके हटाने की प्रक्रिया वही है जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 72। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 217। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से परामर्श से नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार, ये हमारा अगला वही आ गया प्रश्न, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। तो वो कौन सा संशोधन है? तो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं 100वां, 103वां, 99वां, 143वां। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 103वां। क्योंकि यूथ ऑफ इक्वलिटी ने जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा प्रदान करता है। इससे इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले की पूर्ण अवहेलना की, जिसमें कहा गया था कि एकमात्र आर्थिक मापदंड आरक्षण का आधार नहीं हो सकता और 50% सीलिंग सीमा को पार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बन गया? तो ऑप्शन दिए गए 17वें, 13वें, 16वें या 14वें। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 13वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 को वह नागालैंड भारत संघ का एक राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 में कौन से संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? तो 41वें संविधान संशोधन या 43वें या 44वें या 42वें। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है? तो इसको भाग ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 4 अनुच्छेद 227 से 234 तक, या भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक, या भाग 10 अनुच्छेद 234 से 240 तक, भाग 12 अनुच्छेद 265 से 277 तक। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, भाग 11 245 से 255 तक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो उसके ऑप्शन दिए गए 314, 342, 324 और 341। तो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति जो है 324 में वर्णित है। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन है भाग अनुच्छेद 15 में, संविधान के भाग 15 में उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है?
तो ऑप्शन दिए गए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1951, 1954, 1961 या 1960। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, 1951। क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन 1951 ने संविधान के मौलिक अधिकारों के लिए कई बदलाव किए। इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ जमींदारी उन्मूलन कानूनों की मान्यता प्रदान की और स्पष्ट किया कि समानता का अधिकार ऐसे कानूनों को लागू करने पर रोक नहीं लगाता जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष विचार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 9। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, अनुच्छेद 3। इसमें राज्यों के प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार सीमित करता है, नए राज्यों का गठन करता है और दो राज्यों को विलय करके एक राज्य बनाना या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना, ये सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं ट्रिपल तलाक से, दूसरा एयर इंडिया का निजीकरण से, चौथा जीएसटी से, चौथा आर्थिक आरक्षण से। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, आर्थिक आरक्षण से। क्योंकि संविधान के 124वें संविधान संशोधन 2019 ऊपरी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। यह जनवरी 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 321 या अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 335। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत अनुसूचित SC ST की सीटों का आरक्षण के बारे में प्रावधान दिया गया है। और जो एंग्लो इंडियन का मनोनीत करता राष्ट्रपति वो 331 के आधार पर करते थे, जो अब इस टाइम समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो जो पदाधिकारी उनकी शपथ का वर्णन जो है कौन सी अनुसूची में शामिल है? तो ऑप्शन दिए गए हैं चौथी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या दूसरी अनुसूची में। इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है और दूसरी अनुसूची में वेतन का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 15। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, यानी मनाही है। इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के संबंध में कोई भी भेदभाव नहीं होगा और ना ही किसी शर्त के अधीन होगा। यह कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक आश्रम स्थलों का उपयोग आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होगा। इसका अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं 273 के अनुच्छेद 273 के अंतर्गत, 343 या 360 या 370। इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 343 के अंतर्गत एक आधिकारिक भाषा हिंदी को अपनाया गया है। हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, 10 मार्च 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं?
तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 99, 101, 105 या 103। तो 10 मार्च 1919 तक 103 संशोधन हो चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन दिए गए 19, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अनुच्छेद 21। जैसा संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन और अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से प्राप्त होता है और इसमें स्वास्थ्य की सुरक्षा भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 114 या अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 157। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो ऑप्शन दिए गए हैं संवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, राज्य सूची में। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संविधान के 248 के अंतर्गत है और यह अवशिष्ट शक्तियों पर अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 345 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया गया है, गलत है। अनुच्छेद 51(1) के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बन गया है, गलत बात है क्योंकि मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया गया है, ये भी गलत। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। का ऑप्शन हमारा चौथा सही है, राज्यपाल के खिलाफ। 361 के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती पद पर रहते हुए। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? ऑप्शन दिए गए अनुच्छेद 307 या अनुच्छेद 292 या अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 312। तो इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 75। इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसकी सलाह के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।